महाराष्ट्र में भी मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से हुए रिहा, कहा देश को तानाशाही से बचाना है, इससे लड़ रहा हूं मैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट का बड़ा फैसला, यौन उत्पीड़न के आरोप हुए तय। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा गोरखपुर में फिर खिलेगा कमल। यूपी के कानपुर में एक ही मंच पर नजर आए अखिलेश और राहुल। अखिलेश ने डबल इंजन की सरकार पर साधा निशाना। यूपी के कानपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी, कांग्रेस अपनी गलत नीतियों से सत्ता से हुई बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें 51 दिन बाद तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल रिहा हुए हैं। 2 जून तक उनको अंतरिम जमानत मिली है और 2 जून को उनको वापस अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। देश को तानाशाही से बचाना, मैं इससे लड़ रहा हूं, केजरीवाल ने बाहर आने के बाद ये बयान दिए। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद रहे। 51 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे और केजरीवाल जैसे ही बाहर आए हैं जेल परिसर से, वैसे ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को अब रिपोर्टिंग करनी है। मैं इससे बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बयान दिए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 51 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। 51 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कई पाबंदियों के साथ अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक कैरियर अवसान की तरफ उनका बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए गए हैं। महिला पहलवानों द्वारा दायर किया गया था मामला। आपको बता दें भाजपा सांसद और पूर्व WFI प्रमुख हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ACMM प्रियंका राजपूत ने आदेश ये पारित किया है। धारा 354 और 354(1)(a) में आरोप तय किए गए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक करियर अब अवसान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, 12 मई को बड़ा युवा सम्मेलन आयोजित होगा। लोकसभा मोहनलालगंज का
ये बड़ा युवा सम्मेलन। मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी जिला युवा मोर्चा आयोजित करेगा ये कार्यक्रम। एलडीए के सीएमएस ऑडिटोरियम में होगा ये बड़ा कार्यक्रम। मोहनलालगंज के प्रत्याशी कौशल किशोर रहेंगे मौजूद। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो एलडीए के सीएमएस ऑडिटोरियम में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मोहनलालगंज के प्रत्याशी कौशल किशोर इस दौरान मौजूद रहेंगे। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष करेंगे कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ से ये अहम खबर। 12 मई को बड़ा युवा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। लोकसभा मोहनलालगंज में ये बड़ा युवा सम्मेलन आयोजित होगा। मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्य अतिथि होंगे। बीजेपी जिला युवा मोर्चा आयोजित करेगा ये कार्यक्रम। बीजेपी जिला मोर्चा युवा मोर्चा करेगा कार्यक्रम का आयोजन। एलडीए के सीएमएस ऑडिटोरियम में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। मोहनलालगंज के प्रत्याशी कौशल किशोर इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष करेंगे कार्यक्रम का आयोजन। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में तेज आंधी तूफान की खबर सामने आई है। तेज हवाओं ने बदला मौसम का रुख। इस वक्त की यह बड़ी खबर। भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, तो तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आंधी तूफान का दौर दिल्ली में शुरू हुआ है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदला है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेज हवाओं से जनजीवन भी प्रभावित नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में तेज आंधी तूफान शुरू हुआ है और प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, दिल्ली में भीषण आंधी तूफान का दौर शुरू हुआ है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पिछले आधे घंटे से तेज आंधी और तूफान ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। जो बाजार यहाँ लगते थे वो बाजार सारे उथल पुथल हो गए हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि अगर हम स्पीड का अंदाजा लगाएं तो कम से कम 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं आ रही हैं। और उसी के साथ साथ पूरे आसमान में काले बादल छा गए हैं, बिजली चमक रही है धड़ाधड़। और उसी के साथ बता दूं आप, जो इस टाइम का माहौल है, जिस तरीके से गर्मी थी, अचानक सोनपत की तरफ से तेज लहरें हवा की आने लगी और आधे घंटे पहले से लेके अब तक तेज हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला है। दिल्ली के अंदर पूरे तरीके से माहौल जी। प्रवीण, अगर बात की जाए तेज आंधी तूफान से अभी तक किसी तरीके के कोई नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है? पेड़ों के गिरने से या अन्य जो घटनाएं आंधी तूफान से जनित होती हैं, इस तरह की कोई घटनाएं सामने तो नहीं आई अभी तक? मैं बता दूं आपको, अभी तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन जब ये घटनाएं बंद होंगी तब घटनाएं निकल आएंगी कि इस तरीके की हवा के अंदर है वो घरों में एकदम दुबक गए हैं और घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। और जो लोग बाजार लगा रहे थे, जिन्होंने बाजार लगाया हुआ था, क्योंकि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनकी रेडियां इधर से उधर हो गई हैं। और कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो कच्चे पेड़ थे, जिनका टूटना लाजमी पेड़ टूट के नीचे गिर चुके हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रवीण, हम ये अपील करेंगे आपसे भी और अपने दर्शकों से भी, जो दिल्ली से हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं। प्रवीण, आप खुद सुरक्षित रहिए और नजर बनाए रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और अपने दर्शकों से, खासतौर से उन दर्शकों से हम अपील करेंगे जो दिल्ली रीजन के दर्शक हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें और गैर जरूरी बाहर न निकले। आंधी तूफान का जो रुख चल रहा है, ये शांत होने के बाद ही बाहर निकले। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया है रोड जाम। वनखंडेश्वर चौराहा पी रोड पर महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। एसीपी सीसामऊ श्वेता कुमारी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आपको बता दें, एसीपी सीसामऊ पर लगाया है मारपीट का आरोप। श्वेता कुमारी माफी मांगो के नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें, वनखंडेश्वर चौराहा पी रोड पर महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें, भाजपा से एमएलसी सलील बिश्नोई भी इस दौरान पहुंचे हैं। एसीपी सीसामऊ का पर मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें,
श्वेता कुमारी माफी मांगो के नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें बीजेपी से एमएलसी सलील बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे हैं और एसीपी को माफी मांगने के लिए कहा है। तो तेज हवाओं से जनजीवन, माफ कीजिएगा, आपको बता दें कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। तो कानपुर से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसीपी माफी मांगो के नारे लगाते ये महिलाएं और रोड जाम करती नजर आई। आपको बता दें इस दौरान बीजेपी के एमएलसी सलील बिश्नोई भी पहुंचे, उन्होंने भी माफी मांगने की बात कही है। तो वनखंडेश्वर चौराहा पी रोड का ये मामला है जहां महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है और हंगामे के बाद बीजेपी के एमएलसी भी वहां मौके पर पहुंचे थे। बीजेपी महिला मोर्चा ने रोड जाम किया है। वनखंडेश्वर चौराहा पी रोड का यह मामला है जहां महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी महिला मोर्चा की ये महिलाएं हैं। एसीपी सीसा मऊ पर लगाया है मारपीट का आरोप। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इटावा से है जहां समाजवादी पार्टी द्वारा महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला पंचायत सभागार में महिला संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव पहुंची। उन्होंने महिला मतदाताओं से संवाद किया है एवं प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे के लिए वोट की अपील की है। आने वाले चुनाव में भी मैं समझती हूँ इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 3 चरण हुए हैं, चौथा चरण आने को है, क्या लग रहा है आपको? मैं समझती हूँ कि लगातार गठबंधन और समाजवादी पार्टी हर चरण में मजबूत होती जा रही है और कहीं ना कहीं जो 400 पार की बात कर रहे थे अब वो 400 पार की बात करना बंद है। पिछले चरण में बीजेपी द्वारा उपद्रव भी किया गया, कई जगह वोटरों को रोका भी गया। तो यहाँ पर इटावा में देख के अभी आपकी जनसभाएं चल रही है, इटावा क्या लग रहा है आपको? मैं समझती हूँ कि प्रशासन के माध्यम से ये लोग चुनाव लड़ने का निर्देश मिला है कहीं ना कहीं, और जहाँ इनके सांसद कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो जनता के बीच में, लोगों के बीच में जो हाहाकार मचा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसके चलते इनके सांसद नज़र नहीं आ रहे हैं। पोस्टर बैनर से भी अब गायब हो गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है जहां चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 साल बाद एक साथ हुंकार भरने के लिए कानपुर पहुंचे। जेआईसी ग्राउंड से अखिलेश यादव और राहुल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार खटारा हो चुकी है और जब वोट पड़ेगा तो वो इंजन भी गायब हो जाएगा। कौन का पेपर लीक हो गया? बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहाँ तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फॉरेनर भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया, न केवल कम कर दिया, नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को आपने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं भेजा। 2-3 बार मैंने कहा, फिर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल एयरक्राफ्ट से उनको राम मंदिर भिजवा दिया। पार्लियामेंट खुलता है, पूजा होती है, उधर आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं, एक किसान नहीं, एक मजदूर नहीं। और पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आपको हमारी राष्ट्रपति का चेहरा नहीं दिखा।
हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लाखों की भीड़ इस दौरान और बहन जी के सुनने के लिए लोग ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ज्यादा आए, लोग आए, क्षत्रिय लोग आए, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। इसलिए आदरणीय बहन जी का कोई जोड़ उत्तर प्रदेश में क्या देश में नहीं है। क्या लगता है कि सब पर 2 दिन लेकर 13 तारीख को जिस तरीके का माहौल है, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक तमाम पार्टियों के यहाँ पर लगातार हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे बीजेपी के राजनाथ सिंह हों, अमित शाह हों, प्रधानमंत्री स्वयं हों, ऐसे में जिस तरीके से आज जो जनसभा हुई है, तो अकबरपुर और कानपुर नगर की सीट कहा जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बसपा लड़ाई में नहीं है, अब आपको क्या लगता है? हमारी बहुजन समाज पार्टी का जितना कोर वोटर है उतना किसी भी पार्टी का वोटर नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और उसको जितना जन समर्थन प्राप्त है, कोई कैंडिडेट हारे या जीते उसको उतना वोट मिलता है, ऐसा किसी पार्टी में नहीं है। तो इस बार उत्तर प्रदेश के में अगर 80 सीटों का जो दावा हो रहा है, इसमें बसपा क्या कुछ चौंकाएगी? हमारी आदरणीय बहन जी को हमारी देश की जनता, प्रदेश की जनता लगभग 25 सीटें देगी, और ये जहां बहन जी का समर्थन होगा सरकार वही बनेगी। किसी को पूर्ण समर्थन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के माना जाए कि बसपा इस समय गणित बिगाड़ेगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी से के न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने जनता की समस्याओं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता पर लेने का अपना वादा किया है, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त राजेश कुमार द्विवेदी जी के साथ जरा अकबरपुर लोकसभा सीट का भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं, और हम यहाँ पर राजेश जी से उनको जानने की भी कोशिश करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? हमारा जन्म यही एक पास में ही गांव पड़ता है पहाड़पुर। वहाँ मेरे पिताजी कृषक थे और यही गांव में रहते थे, और वही हमारा जन्म हुआ है। उसके बाद हमने एक पिताजी ने हमारे एक पेट्रोल पंप लगाया यहाँ पे। तो पेट्रोल पंप लगाया, तो पेट्रोल पंप लगाने में मैं बाल्य अवस्था से लगभग 14 वर्ष की व्यवस्था थी मेरी, तब से मैं पेट्रोल पंप पे बैठने लगा और काम देखने लगा। तो लगातार पेट्रोल पंप का व्यापार मैं 50 साल से कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर ट्रक ट्रांसपोर्ट के काम में आ गया, तो वो काम करता रहा। फिर दूसरा पेट्रोल पंप हमने लगाया अनूपपुर मोड़ सजेती में, वो हमारा अकबरपुर घाटमपुर लोकसभा में आता है। वही मेरा आवास है, वही मेरा पेट्रोल पंप है, और मैं वो पेट्रोल पंप का काम करता रहा। अब मेरा बेटा काम देखने लगा तो मैं फ्री हो गया हूँ, तो इसलिए मैं परोपकार की भावना से चुनाव लड़ करके जनता की सेवा करने का हमारा इरादा बन गया है। अगर हम बात करें राजेश जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप किसान भी हैं, आपका किसानों के साथ बहुत जुड़ाव है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जैसे कि जनता की जो समस्या है या किसानों की खासकर मैं बात करूं, तो कितना समझते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल किसानों को खाद की भी बहुत समस्या हो रही है, उनको खाद नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान होता है। इस समस्या पर आपने कुछ विचार किया कभी? हाँ, मैंने विचार किया है, क्योंकि मैं खुद एक कृषक हूँ, खेती करवाता हूँ, तो किसानों के बीच बैठता भी हूँ और मैं गौ सेवा भी करता हूँ। गाय, हमारा छोटा सा गौशाला भी मेरे आवास में बना हुआ है, जिसमें लगभग 15 गायें रहती हैं हमेशा,
और वो मैं अपनी जो हमारी पूर्वजों की विरासत की गाय हैं वही मैं रखता हूँ, मैं किसी विदेशी गाय को नहीं रखता हूँ। तो इस वजह से हमको पूरा इसका प्रैक्टिकली अनुभव है, इसलिए मैंने विचार बनाया कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो एक जैविक खाद जो बनती है गाय के उससे, तो उसका मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ा एरिया उसके लिए चाहिए। वो प्लांट अगर लग जाता है तो यूरिया से कम कीमत पर यूरिया से ज़्यादा ताकतवर खाद हमारे किसानों को मिलेगी, जिसके कारण उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उपलब्ध भी होगी। यूरिया खाद कभी कभी किसानों को जरूरत होती मिल ही नहीं पाती है, तब उसका पूरा एक साल हम प्रोडक्शन करते रहेंगे और मैनुअल कराएंगे। जैविक खाद मैनुअल अगर बनती है तो उसमें वर्करों को काफी कई हजार लोगों को काम भी मिलेगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। और उसको मैं पैकिंग करा करके और इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। अच्छा, विकास को लेकर क्या, क्योंकि अकबरपुर लोकसभा सीट बहुत ज्यादा विकास मुझे लगता है कि कम है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा लोग आउटडेटेड भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी उतनी शिक्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, या जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग है वो। तो इसकी ओर आप कैसे ध्यान देंगे? हमारी कानपुर शहर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है और चारों तरफ ये क्षेत्र अकबरपुर लोकसभा का पड़ता है, लेकिन आज तक किसी राजनेता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश से हमेशा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही बनते रहे, लेकिन किसी ने कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी दूर हो, हमारे इस अकबरपुर लोकसभा में विकास हो, अकबरपुर लोकसभा के लोग सुखी और संपन्न हो। ऐसी कोई परियोजना नहीं लॉन्च कराई। मेरा ऐसा विचार है कि अगर मैं सांसद बनूंगा तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लेकर के एक विशाल जनसभा करने का इरादा हमारा है, और वो सारे मुद्दे हमारे क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री जी के सामने रखेगी, तो जरूर पर वो विचार करके एक बड़ा पैकेज हमारे अकबरपुर लोकसभा सीट को मिलेगा, जिससे हमारी जनता का विकास भी होगा और समृद्धि सुख समृद्धि बढ़ेगी। विपक्ष के नेताओं के मुंह से प्रधानमंत्री की तारीफ बहुत कम ही सुनने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आपने जैसा कि कहा आपको लगता है कि वो विकास की भावना से काम कर रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री पद की मैं बात कर रहा हूँ। कि अगर हमारे क्षेत्र के सांसद अगर चाहें तो प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहता है सांसद। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, समन्वय स्थापित करना आसान होगा अगर वो किसी और पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या किसी और पार्टी से आते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो हालांकि प्रधान सेवक होता है और किसी पार्टी से उसका नाता नहीं है, लेकिन ये आरोप लगते आए हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो समन्वय नहीं स्थापित करते हैं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ। देखिए, व्यक्तिगत जब कोई व्यक्ति किसी दिशा में काम करता है, उसकी भावना होती है, उसके विचार होते हैं, तो वो प्रयास करता है तो सफलता निश्चित मिलती है। और ये मेरा संकल्प कोई व्यक्तिगत मेरे लिए तो है नहीं, ये आम जनता के लिए, हमारी अकबरपुर लोकसभा की जनता के लिए है। तो कोई प्रधानमंत्री हो, मैं जब निरंतर उसके साथ लगा रहूंगा, प्रयास करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, तो कोई भी व्यक्ति हो साल में एक आध दिन का समय किसी भी वक्त हमको देगा, और जब देगा तो मैं अपनी जनता से कहूंगा क्षेत्र की कि सारे लोग एकत्रित होकर के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। तो कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री भी एक इंसान होते हैं, तो जरूर उस पर विचार करेंगे और हम अपने मिशन में सफल होंगे। मैं अगर बात करूं, मैं आपसे पूछूं अगर कि 5 ऐसी प्रॉब्लम जो आप जनता के बीच में गए हो और आपको लगा हो कि ये समस्या गंभीर है और काफी कॉमन है, हर दूसरे घर में आपको ये समस्या मिल रही, तो वो 5 समस्याएं कौन सी हैं? समस्या नंबर 1 है कि हमारे क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो हम ये चाहते हैं, समस्या एक बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। हम चाहते हैं किसानों का बिजली का बिल पूरा माफ किया जाए और जो घरेलू बिजली होती है उसका आधा बिल माफ किया जाए। ये पहली मेरे मुद्दे में ये समस्या है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे जो हमारी जनता बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नवयुवक बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले। उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री का कार्यक्रम लगाया जाए
और उसके लिए मैंने कई उद्योगपतियों से बात भी की है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर आप जीतते हैं चुनाव तो मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट अकबरपुर में लगाऊंगा। तो इस वजह से दूसरी समस्या मेरी ये मेरा दूसरे नंबर पर ये है मेरे दिमाग में। तीसरे नंबर पर सिंचाई की व्यवस्था है, जो कि बहुत महंगा डीजल होने के कारण किसानों को सिंचाई बहुत महंगी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम की जाए जिसमें सोलर के द्वारा जितने भी ट्यूबवेल हमारे हैं वो सोलर से चले। तीसरा और आगे हमारी ऐसी भावना एक और है कि हम इसको ग्रेटर कानपुर बनाना चाहते हैं। ग्रेटर कानपुर में बहुत अच्छे बड़े बड़े विद्यालय बने। मैंने 5 विधानसभा में एक विशाल विद्यालय का निर्माण किया जाए और उसके बाद हॉस्पिटल बने जो बहुत बड़े स्थिति के हों, जिसमें आम आदमी को समुचित इलाज मिल सके। आजकल हमारे कानपुर में कोई समस्या होती है तो सीधा लखनऊ जाना पड़ता है। तो ये हम चाहेंगे कि हमारी 5 विधानसभा में एक एम्स का निर्माण कराया जाए, क्योंकि देश में व्यवस्थाएं सभी जगह की जाती हैं, लेकिन जो सांसद मांग करेगा उस पर विचार किया जाएगा। अगर हम 5 मांगेंगे तो हमको 2 जरूर देंगे प्रधानमंत्री जी। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि कॉलेज और अच्छा इलाज ये 2 हमारी आम जनता को मिले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने मुझे 5 बहुत बेसिक मुद्दे बताए जो समस्या आ रही है, लेकिन अब अगर हम इस तरीके की बात करते हैं कि आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो कितना खुद को कनेक्ट, क्योंकि मैंने आपको देखा और मैंने ये रियलाइज किया है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के जैसे ही हैं। बहुत हाई फाई आपका लिविंग नहीं है, आप बहुत सामान्य जीवन जीना पसंद करते, तो इसको कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? नहीं, मेंटेन करना, देखिए हमारी गतिविधि है। सुबह में 4 बजे सुबह जग जाता हूँ। पहला काम मेरा होता है गौ सेवा करना। गौ सेवा करने के बाद फिर मैं आम जनता के साथ बैठ के संवाद करता हूँ। सुबह का मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, उसमें हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है। और उसके बाद शाम मीटिंग भी मैं ऐसा करता हूँ, किसी गांव चला गया, किसी कॉलेज चला गया, कहीं किसी हॉस्पिटल चला गया, जहाँ मैं देखता हूँ आम जनता किस बात से परेशान है। जितना मेरे बस में है मैं उतना सहायता करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें राजेश जी, तो कहीं ना कहीं मैंने जितना आपको समझने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आपने जनता को बहुत करीब से देखा है, उनको जानने की कोशिश की है, उनको समझने की कोशिश की है और उनकी समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ईंट भट्टे का भी बहुत काम होता है, और इसको लेकर क्या राय है आपकी? ईंट भट्टे का जिस तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा काम है, व्यापार है। देखिए, ईंट भट्टा भी एक रोजगार है। ये हमारे आम गरीब लोगों को रोजगार मिलता है उससे, तो ये एक अच्छी बात है और इससे काफी बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इधर ऐसी कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जिसके कारण अब ईंट का प्रयोग भी कम होने लगा है। कंक्रीट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए हमें कोई विशेष क्वालिटी के इंडस्ट्री का करना पड़ेगा इंतजाम, जिससे कि जो ईंट भट्टों की बिक्री कम हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगाया जाए जिससे कई हजार लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमसे बात करने के लिए। जय भारत, जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, तो यहाँ पर राजेश जी को आपने सुना, उन्होंने कितनी बखूबी से अकबरपुर सीट को किस तरीके से समझा है, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझा है, साथ ही साथ उसको किस तरीके से निदान करना है, किस तरीके से उन समस्या का समाधान करना है, इस पर भी राजेश जी ने बखूबी अपना वक्तव्य रखा और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के द्वारा पोलिंग पार्टी रवाना स्थल, मतगणना स्थल, कृषि उत्पादन मंडी समिति सातनपुर का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विधानसभा वार पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थल और बैरिकेटिंग, वाहन पार्किंग स्थल, फूड जोन सहित विभिन्न व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को मंडी के सामने की सड़क की पटरी समतल न किए जाने पर फटकार भी लगाई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर महाराजगंज से, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पीएसओ का निधन हुआ है। आपको बता दें, नामांकन के दौरान पीएसओ को हार्ट अटैक आया और पीएसओ का निधन हुआ। निजी अस्पताल में पीएसओ बादशाह सिंह की मौत हुई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे पीएसओ बादशाह सिंह। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे पीएसओ बादशाह सिंह, जिनका निधन हुआ है। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पीएसओ का निधन, नामांकन के दौरान पीएसओ को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। आपको बता दें, निजी अस्पताल में पीएसओ बादशाह सिंह की मौत हुई है। महाराजगंज से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पीएसओ का निधन हुआ। नामांकन के दौरान पीएसओ को हार्ट अटैक आया। निजी अस्पताल में पीएसओ बादशाह सिंह की मौत हुई है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां घर में सो रहे लोगों के ऊपर गिरी है खपरेल। खपरेल के नीचे दबे 4 लोग, चीख पुकार इस दौरान मच गई। ग्रामीणों ने दबे लोगों को बाहर निकाला है। घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गजरोला थाना के खाग गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजरोला थाना के खाग गांव का यह पूरा मामला है। घर में सो रहे लोगों के ऊपर गिरी है खपरेल, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। खपरेल के नीचे 4 लोग दबे, जिससे चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने दबे लोगों को खपरेल से बाहर निकाला है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये खपरेल जी खाग जो गांव है उसमें ये लोग एक ही परिवार के थे, ये सो रहे थे तो खपरेल का वो था, वो दीवार इन पे गिर गई है। तो ये अभी 6 लोग आए हैं और अभी जख्मी हैं, इनका इलाज चल रहा है, जांचें करा रहे हैं। जैसा भी होगा फिर आगे की कार्रवाई। कोई गंभीर हुई है कोई? हाँ, 2-1 के जब बच्चों की चोट वोट ज़्यादा लग रही हैं, अभी बाकी एक्सरे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो छोटे बच्चे हैं, कई बार रो भी रहे होते हैं, उस वजह से थोड़ा लगता है, लेकिन बच्चा क्योंकि बता नहीं पाता है तो एक्सरे और सीटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, दोनों CMS हैं, प्रिंसिपल है, काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है जल्दी हम सब लोगों को कवर कर लेंगे। जी खाग जो गांव है उसमें ये लोग एक ही परिवार के थे, ये सो रहे थे तो खपरेल का वो था, वो दीवार इन पे गिर गई है। तो ये अभी 6 लोग आए हैं और अभी जख्मी हैं, इनका इलाज चल रहा है, जांचें करा रहे हैं। जैसा भी होगा फिर आगे की कार्रवाई। कोई गंभीर हुई है कोई? हाँ, 2-1 के जब बच्चों की चोट वोट ज़्यादा लग रही हैं, अभी बाकी एक्सरे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो छोटे बच्चे हैं, कई बार रो भी रहे होते हैं, उस वजह से थोड़ा लगता है, लेकिन बच्चा क्योंकि बता नहीं पाता है तो एक्सरे और सीटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, दोनों CMS हैं, प्रिंसिपल है, काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है जल्दी हम सब लोगों को कवर कर लेंगे। जी खाग। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, बीजेपी महिला मोर्चा ने किया है रोड जाम। आपको बता दें, बन खंडेश्वर चौराहा पी रोड पर महिलाओं का हंगामा हुआ है। ACP सीसामऊ श्वेता कुमारी के खिलाफ की है नारेबाजी। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। ACP सीसामऊ पर लगाया मारपीट का आरोप। श्वेता कुमारी माफी मांगो के लगाए नारे। बजरिया थाना क्षेत्र के पी रोड का है पूरा मामला। तो
श्वेता कुमारी माफी मांगो के नारे लगाए गए। इस दौरान सलिल बिश्नोई भी पहुंचे, बीजेपी एमएलसी सलिल बिश्नोई पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि एसीपी माफी मांगो नहीं तो सस्पेंड हो जाना पड़ेगा। तो सलिल बिश्नोई वहां पहुंचे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है, एसीपी पर मारपीट का आरोप लगाया है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद एमएलसी सलिल बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं और एसीपी को बुलाने की मांग की। हालांकि एसीपी मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन अन्य अधिकारी जरूर पहुंचे। तो कानपुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। बीजेपी महिला मोर्चा ने रोड जाम किया है। बनखंडेश्वर चौराहा पी रोड पर महिलाओं का यह हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें, एसीपी सीसामऊ श्वेता कुमारी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने यह नारेबाजी की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। महाराजगंज से अगली खबर है। आपको बता दें, आव्रजन विभाग और एसएसबी ने पकड़ा है ईरानी नागरिक। आपको बता दें, सोनौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है ये नागरिक। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में था। जांच में ईरान के साथ अर्जेंटीना का मिला है पासपोर्ट। सोनौली पुलिस ने विदेशी अधिनियम में कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर भारत नेपाल सीमा का ये मामला है। जांच में ईरान के साथ अर्जेंटीना का भी पासपोर्ट इस व्यक्ति से मिला है। सोनौली पुलिस ने विदेशी अधिनियम में कार्रवाई की। महाराजगंज से अहम खबर, सोनौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक युवक पकड़ा गया है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में था। जांच में ईरान के साथ अर्जेंटीना का मिला है इसके पास पासपोर्ट। सोनौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है यह युवक। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर से अगली खबर है, जहां मोबाइल पर मस्त शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। क्लासरूम में आराम करते कैद हुए बच्चे। शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान लिया है। अधिकारी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। भैया बहरामपुर सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला है, जहां बच्चे आराम करते नजर आ रहे हैं और शिक्षक मोबाइल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। क्लासरूम में आराम करते बच्चे ये तस्वीरों में कैद हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो वायरल हो रही। शिक्षा विभाग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो स्कूल को आराम घर बना दिया है। इस शिक्षक और बच्चे सब आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली खबर, महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आगरा किले के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। चमड़ा मुक्त वस्तु अपनाने को लेकर प्रदर्शन किया है। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल संस्थान ने किया है जागरूक। मातृ दिवस के अवसर पर पीटा संस्थान का अनोखा प्रदर्शन। तो पीटा संस्थान का यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। आगरा किले के सामने महिलाओं ने किया है प्रदर्शन। चमड़ा मुक्त वस्तु अपनाने के को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। पीटा संस्थान ने किया है लोगों को जागरूक। चमड़ा मुक्त वस्तु अपनाने के को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पीटा संस्थान ने किया है लोगों को जागरूक। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर है, दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर। आपको बता दें, हादसे में पुलिसकर्मी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं से अगली खबर, रिश्वत मांगते विद्युत विभाग के जेई का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें दातागंज विद्युत उपकेंद्र का पर तैनात है ये जेई राम कुमार यादव। जेई राम कुमार नाम का ये जेई है। जेई ने ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर किसान से मांगी रिश्वत। अधिकारियों को देने के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। किसान ने जेई और टीजीटी के खिलाफ थाने में शिकायत की। चलो मैं आज ही करा देता हूँ, आज ही करा देता हूँ। 29 तारीख के लिए हमने जो है कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर दी थी और जेई साहब को फ़ोन करके बताया तो उन्होंने बोला तहसील आ जाओ। तहसील आके उन्हें लिखित में कंप्लेंट दी तो उन्होंने अपनी महकमा में किसी को दिला दी, बोले वो काम हो जाएगा आपका। फिर 4-5 दिन हो गए फ़ोन करते रहे, बोले थे हाँ देख रहे हैं। तो जो है 5 तारीख के लिए ज़्यादा परेशान हो गए। हमारी किराए पे खेत लेकर हमने 20-25 की मक्के लगाई उनका, तो हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो 5 तारीख को उन्होंने बोला कि आ जाओ, धर्मदेव मंदिर है पापड़ उसके पास में, वहाँ गए। उन्होंने बुलाया साइड में तो बोले कि वो चाय पानी का खर्चा दो। तो उन्हें 500 रुपये हमने दिए। तो उन्होंने कह दिया कि 500 रुपये से क्या होता है। तो फिर उन्होंने वो वापस कर दिए, बोले कोई नहीं फिर देखते हैं। फिर दूसरे तीसरे इलेक्शन था, फिर वोट पड़े। उसके बाद फिर हम पहुँचे 10 तारीख को फ़ोन करा, तो बोले कोई नहीं वो हमने काम कर दिया है, आ जाएगा। तो देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें बरेली से अगली खबर है। फरीदपुर में नाबालिग से गैंग रेप हुआ है। बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार हुए हैं। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होश में आने के बाद नाबालिग ने सुनाई आप बीती। पुलिस ने महिला समेत 3 पर FIR दर्ज करवाई है। तो पुलिस ने महिला समेत 3 पर FIR दर्ज की है। फरीदपुर थाना क्षेत्र में यह अमानियत की वारदात सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद में एक शिक्षक ने कक्षा 4 की छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी है। घटना का विरोध करने पहुंचे परिजनों के साथ भी अभद्रता की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शामली के थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर लोहड़ी निवासी मनोज पंचाल की पुत्री गांव के ही प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 में कक्षा 4 की छात्रा है। परिजनों का आरोप है कि जब उनकी पुत्री स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तो तभी उक्त टीचर ने पुत्री से कुछ सवाल किए, जिनका वह जवाब नहीं दे सकी, जिसके चलते आरोपी टीचर ने डंडे से उसकी पुत्री की बेरहमी से पिटाई कर दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शहर में एक अलग ही तरह की ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें एक फैक्ट्री के मुनीम को बैंक में पैसा जमा कराने जाते समय एक युवक ने बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 1,54,000 रुपए की ठगी कर ली। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठग की तलाश शुरू कर दी। ठगी किए जाने का ये अनोखा तरीका शहर के व्यापारियों की भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे एक लड़के ने मुझे रोका और फिर उसने बोला कि आपने मेरी बहन छेड़ी और मेरे साथ चलो, मैं बहन से तुम्हें स्नैक्स करवाऊंगा। अच्छा। और मुझे अपने साथ ले जाके और मेरे से स्कूटी की चाबी छीन के और स्कूटी लेके भाग गया। और फिर मैंने पापा वगैरह को फ़ोन करा, पापा को बुलाया। फिर अब यहाँ पे आए हम बैंक में। कहाँ से कहाँ पे ले गया तुम्हें? वो मुझे यहाँ यूनियन बैंक से और पीछे मंडी मार्केट तक ले गया। अच्छा, वहाँ ले गया। क्या कहा वहाँ जाके? कि यहाँ पे मेरी बहन डॉक्टरी करवा रही है, उसकी डॉक्टरी होने के बाद मैं तेरी शनाख्त करवाऊंगा अपनी बहन से। अच्छा, तो फिर पैसे वैसे कितने गए? उसमें 1.5 लाख रुपये थे। अच्छा, तो स्कूटी मिल गई? स्कूटी मिल गई। वो कहाँ से मिली? यूनियन बैंक पे खड़ी थी। अच्छा, यहीं? हाँ जी। अच्छा, ये पैसे कहाँ से लेकर आते भाई? मैं पंजाब नेशनल बैंक से निकाल के लाया था। और जब वो तुम्हें लेगा था तो तब स्कूटी लेकर गए थे तुम? हाँ, स्कूटी लेकर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डबल मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने बताया कि मृतका मां बेटी की हत्या ईंट भट्टा व्यवसायी की पत्नी ने अपने ड्राइवर, नौकर व अन्य 2 की मदद से की थी। महिला की हत्या की वजह ईंट भट्टा व्यवसायी के साथ लिव इन रिलेशन में रहना निकला है। ईंट भट्टा व्यवसायी की पत्नी ने महिला को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची। उसकी बेटी सच न उगल दे इसलिए मासूम को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर ताला सराय गांव के पास बीते मंगलवार भोर पहर एक युवती व बच्ची की हत्या कर सौ फेंके जाने की गुत्थी लगभग सुलझ गई है।
देश की बात में अब उत्तराखंड की खबर का रुख करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ ग्रीष्मकाल के 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य मंदिर के कपाट खोले गए। कपाट खुलने के बाद हजारों भक्त कपाट खुलने के साक्षी बने। हिमालय पर बसे 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज प्रातः 7 बजे वृष लग्न में खोले गए। प्रातः 4 बजे से मंदिर परिषद तथा दर्शन पंक्ति में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। शुभ दिन है और इस दिन की प्रतीक्षा हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले और आज बहुत शुभ दिन आ गया। यहाँ पे बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री सभी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिंदुओं के आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि 4 धाम यात्रा का आज से शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर्व पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे खुल गए। इसके साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खुल गए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का शुक्रवार से आगाज हो गया और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। और इस वर्ष की भी 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शुरुआत में ही अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार को उम्मीद है कि 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे और 4 धामों के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को सकुशल चारों धामों के दर्शन कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या पर है, न कि व्यवस्थाओं पर। हम 4 धाम यात्रा जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम एमपी खरगोन से आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमको बहुत खुशी हो रही है वहाँ जाने के लिए। हम पहली बार आए हैं यहाँ। कितने लोग हैं? हम कम से कम 25 लोग हैं। हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले और आज बहुत शुभ दिन आ गया। यहाँ पे बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री सभी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री महावीर पवार जी,
श्रीमती मधु भट्ट जी और हमारे बीच में आज आसाम से चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी की धर्मपत्नी पिंकी शर्मा जी भी यहाँ पर आए हैं। दो चीज़ें इसमें गंभीर है, आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ। एक, वहाँ 20,000 से ज़्यादा घोड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो अभी तक का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। इस बार केवल 5,000 घोड़ों को परमिशन दी जाएगी, ये बात वहाँ का प्रशासन कह रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, चारधाम यात्रा का इंतज़ार हमारे गांव के लोग करते थे उस इलाके के, और वो आपने देखा होगा जब हम केदारनाथ जाते थे तो छोटे छोटे खुमचे लगाए रहते थे, इससे यात्री को भी फायदा होता था, पानी मिल जाता था पीने को, मैगी खाने को मिल जाती थी, चने खाने को मिल जाते थे, बिस्किट बन मिल जाते थे, ताकि आदमी खाते पीते किसी तरीके से अपनी 21 किलोमीटर की यात्रा को, पैदल यात्रा को पूरा कर लेता था। इस बार स्थानीय लोगों को वहाँ स्टॉल, छोटे छोटे जो पन्नी लगा के होकर के स्टॉल लगाते थे, किसी को लगाने नहीं दिए जा रहे, और यह आरोप वहाँ के हमारे कार्यकर्ता लगा रहे कि साहब ये कुछ चुनिंदा लोगों को, जो इनके अपने कार्यकर्ताएं हैं, उन लोगों को शायद बाद में परमिशन दे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को इस समय वहाँ स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों को बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हकूक आधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर केदारनाथ में अनिश्चितकालीन के लिए भी सभी व्यापारिक और अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चित काल के लिए बंद कर रखा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व तीर्थ पुरोहित समाज और हकूक आधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर केदारनाथ अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है, और जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। दरअसल राज्य सरकार ने शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है, और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित होकर अपनी ही सरकार के फैसलों का उल्लंघन किया है। कि सरकार के दावे हर बार खोखले होते हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का काम जो है धामी सरकार करती है। अपने आप ही जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या दिखा देंगे, अपने आप ही दिखा देंगे कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, पर जिस तरीके से यात्रियों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, पहले ही दिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान के श्रद्धालुओं की बात करूं, चाहे मैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के श्रद्धालुओं की बात करूं, मैं बुजुर्गों की बात करूं, चाहे मैं विकलांगों की बात करूं, जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, जिस तरीके से अव्यवस्था पहले दिन ही जो है सामने उजागर होकर आई है। आस्था का केंद्र है चारधाम यात्रा, और ऐसे में ये सरकार सिर्फ खोखले दावे सरकार के हैं। देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य कि मुझे लगता है वर्ष दर वर्ष जो है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, और निश्चित रूप से इसमें एक सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो श्रद्धालु निश्चित रूप से पूरे देश विदेश से आते हैं, तो वो जो मैसेज लेके जाते हैं, तो अगली बार रिकॉर्ड उसका भी रिकॉर्ड टूट जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेके, लगातार अधिकारियों से उनको दिशा निर्देश रहे, चाहे उनके पेयजल की सुविधा से लेके, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से लेके, तमाम तरह की जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश जिस तरह मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो यात्रा रहेगी वो बहुत ही बेहतर होने वाली है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा शुक्रवार से शुभारंभ हो गया है, और श्रद्धालुओं में भी चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में पेयजल की कमी, वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी के बीच आखिर कैसे सरकार चारधाम यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।